हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आज के सेशन में हम 18 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से एंड तक देखिए। इंटरेस्टिंग सेशन है, आराम से पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत ही अच्छे करंट अफेयर आज के सेशन में आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेगी, वहां पर जाकर आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करें 18 अक्टूबर के करंट अफेयर को, एक एक करके यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी को शपथ किसने दिलाई है? तो हरियाणा के सीएम के रूप में नायब सिंह सैनी को शपथ दिलवाई है बंडारू दत्तात्रेय ने। आपको पता होना चाहिए कि अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए थे। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सीएम बने हैं और हरियाणा की बात करें तो बीजेपी को बहुमत मिला था और बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं हरियाणा में नायब सिंह सैनी। अब आपने कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सीएम को उनके पद की शपथ कौन दिलवाते हैं? राज्य के राज्यपाल। तो हरियाणा राज्य के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो बंडारू दत्तात्रेय हो जाते हैं हरियाणा राज्य के गवर्नर और अब नए सीएम बने हैं नायब सिंह सैनी। आपको पता होना चाहिए कि नायब सिंह सैनी लगातार दूसरी बार हरियाणा के सीएम के रूप में चुने गए, क्योंकि इसी साल मार्च 2024 में मनोहर लाल खट्टर के स्थान पर नायब सिंह सैनी को हरियाणा में सीएम बनाया गया था और अब बीजेपी का बहुमत आया तो एक बार फिर से लगातार दूसरी बार नायब सिंह सैनी हरियाणा में सीएम हाल ही में नियुक्त किए गए। ठीक है, हरियाणा के गवर्नर कौन है वर्तमान में? बंडारू दत्तात्रेय। सेकंड क्वेश्चन, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारत की दूसरी महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम की बात करें तो आईसीसी जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है, उसने पूरे वर्ल्ड में ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने अमूल्य योगदान दिया है क्रिकेट में, उनके लिए एक कैटेगरी निकाली है आईसीसी हॉल ऑफ फेम की। 2009 में इस कैटेगरी को अनाउंस किया गया था आईसीसी के द्वारा। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारत की दूसरी महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी है नीतू डेविड। आंसर बी, कौन बनी? नीतू डेविड। ओके, यहां पर देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी पूछा गया है। एसएससी सीएचएसएल 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको याद रखना चाहिए। देखिए, यह है नीतू डेविड, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारत की दूसरी महिला क्रिकेट खिलाड़ी। देखिए, आईसीसी हॉल ऑफ फेम क्या है ये तो अभी मैंने आपको बताया। अक्टूबर 2024 में आईसीसी ने आईसीसी हॉल ऑफ फेम की लिस्ट जारी की है, जिसमें इंग्लैंड के खिलाड़ी एलेस्टेयर कुक को शामिल किया गया। साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स काफी फेमस है, इनको शामिल किया गया। और इंडियन विमेन क्रिकेट खिलाड़ी हैं नीतू डेविड, इनको भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम घोषित किया गया। अब नीतू डेविड भारत की दूसरी महिला खिलाड़ी है जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो पहली कौन थी? पहली भारत की पूर्व क्रिकेट कैप्टन डायना एडुल्जी थी, जिन्हें 2023 में लास्ट ईयर ही आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। हम यहां पर नीतू डेविड की बात करें तो ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। काफी सारे रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किए हैं। इंडियन क्रिकेट इन्होंने काफी खेला है विमेन टीम के लिए। तो अब आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया नीतू डेविड को, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से आती है। लास्ट ईयर 2023 में इंडियन प्लेयर वीरेंद्र सहवाग, भारतीय महिला खिलाड़ी डायना एडुल्जी और श्रीलंका के एक प्लेयर हैं अरविंद डी सिल्वा, इन तीनों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम घोषित किया गया था। तो लास्ट ईयर 2023 में ही पहली इंडियन महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी थी आईसीसी हॉल ऑफ फेम डायना एडुल्जी। अभी तक आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जिनको शामिल किया गया, देखिए 2009 में 100वीं वर्षगांठ थी, स्थापना दिवस था 100वां, किसका? आईसीसी का, क्योंकि 1909 में आईसीसी की स्थापना की गई थी। तो 100 साल बाद मतलब 2009 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम की शुरुआत की थी आईसीसी ने। इसमें 2009 में ही शामिल किया गया था बिशन सिंह बेदी और सुनील गावस्कर को। आगे चलकर कपिल देव 2010 में शामिल हुए, अनिल कुंबले 2015 में और राहुल द्रविड़ 2018 में, सचिन तेंदुलकर 2019 में, वीनू मांकड़ 2021, वीरेंद्र सहवाग 2023।
और इनके साथ डायना एडुल्जी 2023, और अब 2024 में शामिल किया गया कौन है ये, नीतू डेविड। कहां से, उत्तर प्रदेश राज्य से। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारत की दूसरी महिला क्रिकेट खिलाड़ी। डन, याद रखिएगा सारे, या आईसीसी हॉल ऑफ फेम याद रखिएगा कौन से ईयर में शामिल किए गए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए कंप्यूटर का देखिए रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है अक्षय सर का, जहां पर कंप्यूटर के सारे टॉपिक आपको बहुत ही इजी वे में कवर करवाए गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि एसएससी सीजीएल की मेंस में कंप्यूटर क्वालिफाइंग है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसके अलावा इंडिया की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है, और काफी स्टूडेंट को इसमें बहुत डाउट होते हैं, तो उनके लिए काफी इजी वे में, इजी तरीके से पूरे कंप्यूटर को एक्सप्लेन किया गया है। काफी नॉमिनल चार्जेस में आपके लिए ये रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इसे अवेल कर सकते हैं। यहां पर आप देखिए टॉपिक जो आपको दिख रहे हैं वो सारे की सारे कंप्यूटर की इस रिकॉर्डेड बैच में आपको मिल जाएंगे, जैसे एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, इंटरनेट, नेटवर्किंग, आउटपुट इनपुट डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। इसके अलावा आपके लिए अक्षय सर का 100 आवर जीएस का कोर्स आने वाला है 26 अक्टूबर तक। आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन का आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर यह आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके आपकी क्वेरी है तो वहां पर आप रजिस्टर्ड करवा दीजिए। आपकी क्वेरी विद इन 48 आवर्स में रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी कंप्यूटर कोर्स की, आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट उसे अवेल कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मेरा हाउ चोंगबा नामक त्योहार सभी समुदायों में शांति और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरा हाउ चोंगबा नामक फेस्टिवल, मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल यह मनाया जाता है भारत के मणिपुर राज्य में। मणिपुर में वहां की जितनी भी कम्युनिटीज है उनके मध्य में शांति और पीस, सौहार्द स्थापित करने के लिए, सभी को एक साथ लाने के लिए मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल मनाया जाता है। भारत के मणिपुर की जो कैपिटल है इम्फाल, यहां पर इसे स्पेशली सेलिब्रेट किया जाता है। जितनी भी पहाड़ी जनजातियां हैं मणिपुर में वो इम्फाल की घाटी में आती है, और फिर रॉयल पैलेस एक पर्टिकुलर प्लेस है जहां पर इकट्ठा होती है, और यहां पर कल्चरल डांस किया जाता है, आर्ट फॉर्म का प्रदर्शन किया जाता है, और धूमधाम से मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल। नॉर्मली अक्टूबर महीने में जो 15वां चंद्र दिवस आता है उस दिन इसे सेलिब्रेट किया जाता है। आप तो फेस्टिवल का नाम याद रखिए, मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर। ठीक है, यहां पर घोड़ों की रेस काफी फेमस है इस पर्टिकुलर फेस्टिवल में, मणिपुर राज्य में। मणिपुर के अगर हम अदर फेस्टिवल देखते हैं तो लाई हारोबा, ठीक है, मणिपुर की संस्कृति का प्रमुख त्योहार है जो कि देवताओं के सम्मान में मनाया जाता है। कांग महोत्सव, ठीक है, भगवान जगन्नाथ को समर्पित करते हुए मणिपुर में रथ यात्रा निकाली जाती है, तो इससे कहा जाता है कांग फेस्टिवल। संगाई फेस्टिवल मणिपुर में एक इंटरनेशनल महोत्सव है, वहां की संस्कृति को प्रदर्शित किया जाता है। और एक है चेरोबा फेस्टिवल, इसकी बात करें तो यह मणिपुरी नव वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है चेरोबा फेस्टिवल। वैसे सारे इंपॉर्टेंट है तो सभी को याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी द्वारा पहले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा फर्स्ट इंटरनेशनल इंडियन डांस फेस्टिवल का आयोजन किया गया भारत की कैपिटल नई दिल्ली में। कहां किया गया? नई दिल्ली। ठीक है, इंटरनेशनल भारतीय नृत्य महोत्सव 14 अक्टूबर के बाद इसका आयोजन शुरू हुआ था, 14 अक्टूबर से शुरू हुआ था। तो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा फर्स्ट इंटरनेशनल इंडियन डांस फेस्टिवल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म है गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने इस फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया था। पूरी दुनिया भर से आए सभी आर्टिस्ट, स्कॉलर्स और जितने भी डांस में रुचि रखते हैं ऐसे सभी लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे और सीखने के लिए एक साथ आए,
पर्टिकुलर महोत्सव का आयोजन किया गया, अलग अलग संस्कृति को यहाँ इन्होंने समझा, अलग अलग डांस फॉर्म को समझा और सीखा। तो ये महोत्सव है जो कि संगीत नाटक अकादमी के द्वारा आयोजित करवाया गया, फर्स्ट इंटरनेशनल इंडियन डांस फेस्टिवल के नाम से नई दिल्ली में आयोजित करवाया गया। संगीत नाटक अकादमी की यहां पर हम बात करते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित भारतीय संगीत और नाटक की एक राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी एकेडमी है ना। इंडियन जो डांस है, जो नाटक है, जो संगीत है, उसको प्रमोट करना इसकी जिम्मेदारी है। 1953 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलता है, संगीत नाटक अकादमी। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? तो मिस इंडिया 2024 की बात करें तो इसका खिताब जीता है निकिता पौरवाल ने। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन से बिलोंग करती है, निकिता पौरवाल। ठीक है। मिस इंडिया 2024 का खिताब हाल ही में निकिता पौरवाल ने अपने नाम किया। मध्य प्रदेश की रहने वाली है। फेमिना मिस इंडिया 2024 का टाइटल इन्होंने अपने नाम कर लिया। ठीक है। कंपटीशन में रनर अप रही है रेखा पांडे, सेकेंड रनर अप। ठीक है। अब यहां पर निकिता पौरवाल की बात करें तो इन्हें जो ताज है मिस इंडिया का, वो पहनाया है नंदिनी गुप्ता ने, जो कि लास्ट ईयर फेमिना मिस इंडिया 2023 रही थी। ठीक है। निकिता पौरवाल भारत की ओर से मिस वर्ल्ड कंपटीशन में अब भारत को रिप्रेजेंट करेगी। आगे जो मिस वर्ल्ड होगा उसमें भारत को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है। निकिता पौरवाल कहां से बिलोंग करती है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन से ये बिलोंग करती है। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी वाली प्रतिमा में बदलाव किए गए हैं। जो स्टैच्यू ऑफ जस्टिस है उसमें बदलाव किए गए हैं। बदलाव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आपने देखा है कोर्ट में, अगर आप मूवीज देखते हैं तो एक तराजू लिए एक आपको एक मूर्ति दिखाई देगी। वो क्या है? वो है स्टैच्यू ऑफ जस्टिस। एक काली पट्टी बंधी होती है, एक हाथ में उनके तराजू होता है, एक में तलवार होती है नॉर्मली, और जो एक वेस्टर्न ड्रेस कोड होता है उनका, जो वेस्टर्न ड्रेस पहनी होती है। अब क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जो स्टैच्यू ऑफ जस्टिस है इसमें चेंज किया है। चेंज में पता है क्या हुआ है? प्रतिमा की आंखों से पट्टी हटा दी गई। इसके अलावा जो तलवार थी उसको हटाकर संविधान की बुक हाथ में दी गई, और जो पश्चिमी लिबास था, जो वेस्टर्न ड्रेस थी, उसको चेंज किया गया और साड़ी अब स्टैच्यू को आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब सभी सत्य हैं, सारे बदलाव स्टैच्यू ऑफ जस्टिस में किए गए हैं। इमेज देखेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा। यह है स्टैच्यू ऑफ जस्टिस पुराना, पट्टी बंदी है, वेस्टर्न ड्रेस कोड है, एक हाथ में तराजू है, एक में तलवार है। अब यहां पर देखिए इंडियन ड्रेस कोड, पट्टी हटा दी गई, पहले तलवार थी, अब आ गई है संविधान की बुक, और आप देखेंगे तो ये इंडियन साड़ी है, इंडियन ट्रेडिशन। ठीक है। ओके। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में लेडी ऑफ जस्टिस जो यह स्टैच्यू ऑफ जस्टिस है उसकी नई प्रतिमा का अनावरण किया गया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के आदेश पर यह बनवाई गई है हाल ही में। ठीक है ना। अब जो पट्टी हटाई गई है उसका सीधा सा मतलब है कि भाई भारत में कानून अंधा नहीं है। ठीक है। और यह सिर्फ तलवार हटाने का मतलब है कि भाई सिर्फ दंड देने के लिए नहीं है, बल्कि इंसाफ करने के लिए। तो देखिए ओल्ड स्टैच्यू में आपको क्या देखने को मिला था? सबसे पहली चीज, न्याय की देवी जो है, जो स्टैच्यू ऑफ जस्टिस है वो किसके बारे में बात करती है? तो देखिए एक तो निष्पक्षता, बैलेंस, लॉ। ठीक है। और प्रतिनिधित्व करती है लॉ का। क्या दर्शाती है? संतुलन दर्शाती है समाज का, या फिर एक तराजू है। तो मतलब भाई दोनों पक्ष को समान रूप से देखा जाएगा और उसके आधार पर तोल कर डिसीजन लिया जाएगा। तो ये नॉर्मली जो स्टैच्यू ऑफ जस्टिस है उसका मूल थीम है। अब देखो आंखों पर जो पट्टी थी वो निष्पक्षता को दर्शाती थी कि भैया हम किसी में भी भेदभाव नहीं करेंगे, मतलब हम सिर्फ एविडेंस देखेंगे, ये नहीं देखेंगे सामने कौन है। ठीक है। पहली चीज। तराजू, वही कि भाई दोनों पक्षों को हम सुनेंगे और फिर हम डिसीजन देंगे। तलवार, कि भैया हम दंड दे सकते हैं आपके अपराधों के लिए। तो ये तीन चीजों को इंडिकेट करती थी। अब जो नया स्टैच्यू आया है उसमें सबसे पहली चीज जो हटाई गई, आंखों पर बंधी हुई पट्टी। अब ये इस बात को इंडिकेट करती है कि भैया जो कानून है ना वो अंधा नहीं है, क्योंकि जब आंखों पर पट्टी बंधी होती है ना, तो आपने मूवी देखी होगी, पहली चीज यही इंडिकेट होती है कि कानून अंधा है, लेकिन उसका जो मोटिव था वो अलग था। ठीक है।
पर मूवीज में तो यही बताया गया था कि कानून अंधा है। तो उस पट्टी को खोला गया, यह बताया गया कि भैया कानून अंधा नहीं, हर चीज देख रहा है और अब डिसीजन देगा। पहली चीज, दाएं हाथ में संविधान की पुस्तक है ना, जो राइट हैंड है उसमें संविधान की पुस्तक दी गई है कि भैया संविधान के अकॉर्डिंग अब डिसीजन लिए जाएंगे, जो कि पहले भी लिए जाते थे, लेकिन यह बता दिया गया कि भैया हमेशा दंड देना ही कानून का काम नहीं होता, बल्कि एक न्याय व्यवस्था को स्थिर करना भी कानून का काम है। और जो एक वेस्टर्न ड्रेस कोड था उसको तो हटाना ही था, तो साड़ी पहनाई गई है जो कि भारतीय संस्कृति की पहचान को दर्शाती। ठीक है, चर्चा में रहा काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क हमको देखने को मिलता है भारत के असम राज्य में, बहुत ही फेमस है, एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर अभी सुर्खियों में क्यों, तो काजीरंगा नेशनल पार्क देखिए, जो तितलियां हैं उनकी सबसे अधिक संख्या के साथ देश में दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क बन गया है। बटरफ्लाइज की वेराइटीज जो उनकी प्रजाति है उनकी संख्या के आधार पर सबसे बड़ा नेशनल पार्क दूसरा काजीरंगा नेशनल पार्क बना है। ठीक है, यहां पर बटरफ्लाइज की 446 से अधिक प्रजातियां देखने को मिलती। पहले नंबर पर कौन, तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है, यहां पर बटरफ्लाइज की सबसे ज्यादा स्पीशीज या प्रजातियां देखने को मिलती है भारत में। तो पहले नंबर पर तितलियों की प्रजातियों के मामले में पहले स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश का नामदफा नेशनल पार्क, और अब दूसरे स्थान पर आ गया है काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां पर तितलियों की 446 से ज्यादा प्रजातियां देखने को मिलती है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में है, आपको पता होना चाहिए। एक सींग वाले गेंडे के लिए, राइनो के लिए बहुत ही फेमस है। 1974 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था इसे, और 1985 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, और 2007 में टाइगर रिजर्व का इसे दर्जा दिया गया। ये बेसिक चीजें हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। असम की बात करते हैं तो असम में 7 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। एक तो हो गया काजीरंगा, एक है औरंग नेशनल पार्क, एक है नामेरी नेशनल पार्क, एक है डिब्रू सौखोवा नेशनल पार्क, एक है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, और रायमोना नेशनल पार्क। तो ये 7 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं असम राज्य में। आगे बढ़ेंगे, अक्टूबर 2024 में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। तो अक्टूबर 2024 में भारत की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्हें देखिए पॉलिटिकल साइंस में मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है अल्जीरिया के द्वारा। एक अफ्रीकी देश है अल्जीरिया। भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर थी, अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी। ठीक है, इनमें से अल्जीरिया ने पॉलिटिकल साइंस में मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी है भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अल्जीरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, उत्तरी अफ्रीकी देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। अल्जीरियर्स यहां की कैपिटल है अल्जीयर्स, और अल्जीरियाई दिनार यहां की ऑफिशियल करेंसी है। अब्देल मजीद तेब्बोने यहां के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। अगर हम मैप पर इसकी नेबर कंट्रीज देखें अल्जीरिया की, तो देखिए यह है अल्जीरिया, यहां पर आपको देखने को मिलेगा मोरक्को इसके पास, इधर आएंगे तो ट्यूनीशिया देखने को मिलेगा, पूर्व में आएंगे तो लीबिया देखने को मिलेगा, नाइजर देखने को मिलेगा इसके दक्षिण में, माली देखने को मिलेगा, मैरिटोनिया देखने को मिलेगा, और इधर वेस्टर्न सहारा का एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। तो अल्जीरिया आपको सबसे उत्तर में देखने को मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, जो भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी का हिस्सा है वो अल्जीरिया से आपको टच होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ओके, आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड नेशन नॉन सेन शरणार्थी पुरस्कार 2024 जीता है? अच्छा, यूनाइटेड नेशन ये जो अवार्ड देगा वो किस लिए देगा? जिन्होंने रिफ्यूजीज के संरक्षण के लिए, शरणार्थियों के संरक्षण के लिए अपना योगदान दिया, ऐसे लोगों को दिया जाएगा। तो ग्लोबली यूनाइटेड नेशन नॉन सेन शरणार्थी पुरस्कार 2024 जीता है सिस्टर
रोसिता मिलेसी ने, रोसिता ये, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा, सिस्टर रोसिता मिलेसी। इन्हें यूनाइटेड नेशन के द्वारा यूनाइटेड नेशन नॉनसेन शरणार्थी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। देखिए, ग्लोबल और रीजनल लेवल पर अवार्ड अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। ऐसा ही एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एग्जाम में, तो आपको याद रखना चाहिए। यह है जिनको अवार्ड दिया गया। अक्टूबर 2024 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में यूनाइटेड नेशन के द्वारा यूनाइटेड नेशन नॉन-सेन रिफ्यूजी अवार्ड 2024 प्रदान किए गए। ब्राजील की सोशल वर्कर है, कहां की, ब्राजील की, सिस्टर रोसिता मिलेसी। इन्हें ग्लोबली यूनाइटेड नेशन नॉन-सेन रिफ्यूजी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। और आपको पता है, जिन्हें ग्लोबल लेवल पर काम करने के लिए दिया जाता है, ग्लोबल लेवल का अवार्ड दिया जाता है, उन्हें दिया जाता है ग्लोबल लॉरिएट अवार्ड, ठीक है। अवार्ड यही है, लेकिन क्योंकि रीजनल और ग्लोबल अलग अलग है, तो पूरे ग्लोबली एक व्यक्ति को दिया जाता है, तो उसको सर्वोच्च अवार्ड के रूप में दिया जाता है ग्लोबल लॉरिएट अवार्ड, ठीक है। तो ब्राजील की सोशल वर्कर है सिस्टर रोसिता मिलेसी, जिन्हें यह अवार्ड दिया गया, ठीक है। सिस्टर रोसिता मिलेसी की बात करें तो पिछले 40 सालों में इन्होंने माइग्रेंट्स और रिफ्यूजी के अधिकारों के लिए, राइट्स के लिए काफी बड़े बड़े काम किए हैं, जिनके कारण यूनाइटेड नेशन के द्वारा इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब देखिए, रीजनल एरियाज में भी 4 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ग्लोबल लेवल पर जिसे दिया गया तो उनके लिए एक पर्टिकुलर अवार्ड दिया जाता है ग्लोबल लॉरिएट, लेकिन रीजनल लेवल पर जिन्हें दिया जाता है उन्हें कहा जाता है यूनाइटेड नेशन नॉन-सेन रिफ्यूजी अवार्ड, इसी नाम से पुकारा जाता है, पर यह रीजनल है। 4 लोगों को दिया गया। कौन कौन? माइमुना बा अफ्रीका क्षेत्र से इन्हें दिया गया, जिन डेवोड यूरोप के क्षेत्र से दिया गया, नादा फडोल मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र से, और दीप्ति गुरुंग एशिया प्रशांत क्षेत्र से। अब आप बोलोगे सर नाम तो याद नहीं होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना याद कर लो कि रीजनल क्षेत्र में कितने लोगों को दिया गया, 4, और ग्लोबली जिसको दिया गया ब्राजील की सोशल वर्कर, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है, याद रखना। यूनाइटेड नेशन नॉन-सेन रिफ्यूजी अवार्ड की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, रिफ्यूजीज जो शरणार्थी है ना, जो माइग्रेंट्स है, उनके संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए, उनके राइट्स के लिए जिसने काम किया हो उसे यह अवार्ड दिया जाएगा। अब आप बीच में सोचोगे सर ये नॉन-सेन क्या है, तो ये एक व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है जो कि नॉर्वे के एक वैज्ञानिक है, इनके नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है, इसीलिए उनके जो अवार्ड है उसके नाम में आपको नॉन-सेन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, नॉनसेंस नहीं है ये, नॉन-सेन, ठीक है। आगे आइए, लास्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में स्थित काकसर ब्रिज का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में स्थित काकसर ब्रिज का नाम बदलकर किया गया कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। पहली चीज आपको यह नोट करना चाहिए कि काकसर ब्रिज भारत में कहां है, लद्दाख में। अब इसका नाम बदला है भारतीय आर्मी ने, कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु किया गया। कौन है भाई कैप्टन अमित भारद्वाज? तो ये 1999 के कारगिल युद्ध में भारत की रक्षा करते हुए, युद्ध लड़ते हुए इन्होंने अपना बलिदान दिया था, इसलिए इंडियन आर्मी ने लद्दाख में काकसर ब्रिज का नाम बदलकर किया गया कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु, ठीक है। तो याद रहेंगे सारे करंट अफेयर। आज के सेशन में 18 अक्टूबर के सारे करंट अफेयर हमने फिनिश किए। अब मैं आपको लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करवा देता हूं एक एक करके, ध्यान से सुनिए। अक्टूबर 2024 में जम्मू कश्मीर के सीएम के रूप में किसने शपथ ली? कौन है भाई? उमर अब्दुल्ला, ठीक है। निम्न में से किस देश ने शंघाई सहयोग संगठन की 23वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी की? तो किसने की? पाकिस्तान। एनएसजी के 40वां स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया? कब मनाया गया? 16 अक्टूबर। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? कहां किया जा रहा है? नई दिल्ली। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है नासा ने। देश का पहला हिंदी
साहित्य संग्रहालय कहां स्थापित किया जाएगा? वाराणसी। कैबिनेट ने रबी विपणन सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया है। सबसे अधिक किस फसल में वृद्धि की घोषणा की? तो सरसों। चर्चा में आई रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य। भारतीय नौसेना द्वारा 2 मल्टीपर्पस वेसल प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किए गए पहले पोत का नाम क्या है? तो समर्थक। कैबिनेट ने वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी। अनुमानित लागत कितनी है? 2642 करोड़। ठीक है, तो ये लास्ट डे के हमारे करंट अफेयर थे, हमने रिवाइज कर लिए एमसीक्यूज फॉर्म में। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लीजिए। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन? माजुली नदी द्वीप, असम में ब्रह्मपुत्र पर। संविधान सभा में संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव को किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है, तो तीनों ही क्वेश्चन के आंसर मिल गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? किलिमंजारो किस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है? और जिब्राल्टर जल संधि किन 2 महाद्वीपों के मध्य में स्थित है? ठीक है, तो तीनों के ही आंसर कमेंट में दीजिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।